एक बहुत ही खतरनाक आदमी जो शहर के जाने माने लोगों को किडनैप करके उन्हें मारने लगता है, जिसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन, पुलिस, टीवी न्यूज चैनल, यहाँ तक कि सीएम भी इस केस में शामिल होते हैं। अब ये आदमी लोगों को क्यों मार रहा है? जब इस बात का पता एक निगोशिएट पुलिस ऑफिसर लगाती है तो बहुत बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। और ये शॉकिंग ट्विस्ट क्या है, यही देखेंगे हम आज के मिस्ट्री थ्रिलर कहानी में। तो दोस्तों, मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। अगर आपको भी ऐसे ही साउथ के मिस्ट्री थ्रिलर मूवी देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है बहुत ही खूबसूरत लड़की वैशाली से। वो अपने प्रोफेशन से एक निगोशिएट ऑफिसर होती है और उसका काम होता है क्रिमिनल लोगों से कम्युनिकेट करना, उनकी डिमांड को सुनना और केस सॉल्व करना। यहाँ पर हम देखते हैं कि आज वैशाली को देखने के लिए लड़के वाले आए होते हैं, लेकिन वैशाली को नहीं पता कि आज उसके साथ क्या क्या खतरनाक चीजें होने वाली है। तभी उसे कॉल आती है और वो अपने काम के लिए निकल पड़ती है। शहर के एक घर में कुछ डकैत लोगों ने एक प्रेग्नेंट औरत को अपना हॉस्टेज बनाकर रखा होता है और वैशाली को यहाँ आकर उन्हीं डकैत लोगों से निगोशिएट करना है। वैशाली सोचती है कि अगर मैं इन डकैत लोगों की डिमांड पूरी कर दूंगी तो शायद ये लोग उस प्रेग्नेंट औरत को छोड़ दे। फिर वैशाली उन डकैत लोगों से उनकी डिमांड के बारे में पूछती है, लेकिन ये डकैत तो उसके साथ बात करने से ही इनकार कर देते हैं। फिर वैशाली अपने सभी हथियारों को उतार कर उन डकैतों से मिलने के लिए पहुंचती है, लेकिन तभी अचानक यहाँ पर सीनियर के ऑर्डर से सभी डकैत लोगों पर शूट करवा दिया जाता है, जिसका अंजाम यहाँ पर ये होता है कि वो डकैत वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं और वो लोग जाने से पहले उस प्रेग्नेंट औरत का गला ही काट देते हैं। अब वैशाली जब ये देखती है तो उसे अपने सीनियर्स की यह हरकत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो उस प्रेग्नेंट महिला के साथ जो भी इंसिडेंट हुआ उसे देखकर काफी दिनों तक सहम जाती है। एक समय ऐसा भी आता है जब वो अपने काम से रिजाइन करने का भी सोचती है, लेकिन फिर उसे उसके सीनियर्स इस बारे में सोचने के लिए कहते हैं। लेकिन अब यहाँ पर वैशाली ने तो सोच लिया था कि अब वो दोबारा ये काम नहीं करेगी। लेकिन ऐसे ही एक दिन जब वैशाली अपने पौधों को पानी दे रही होती है, तभी उसका एक सीनियर ऑफिसर वहाँ पर आता है और वो उसे कहता है कि वैशाली चलो, हमें काम पर जाना है। वो उसे अपने साथ काम पर चलने के लिए कहता है, लेकिन वैशाली ने तो काम ना करने का ठान लिया था और वो उसे कह देती है कि अब मैं काम नहीं करूंगी, आप यहाँ से जा सकते हो। लेकिन वो सीनियर ऑफिसर बताता है कि ये मिशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि खुद होम मिनिस्टर ने तुम्हें इस केस को सॉल्व करने के लिए कहा है। अब यहाँ पर वैशाली ये काम करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन होम मिनिस्टर की रिक्वेस्ट को वो टाल भी नहीं सकती थी और इसीलिए फिर वो उस सीनियर ऑफिसर के साथ अपने हेड ऑफिस पहुंच जाती है। अब यहाँ पर हुआ ये होता है कि कुछ समय पहले 3 नकाबपोश किडनैपर्स ने कुछ नामी बिजनेसमैन को किडनैप कर लिया था और उसी किडनैपर से निगोशिएट करने के लिए वैशाली को बुलाया जाता है। फिर यहाँ पर वैशाली को इंस्ट्रक्शन मिलते हैं, जहाँ पर उसे बताया जाता है कि तुम्हें इन किडनैपर्स के लोकेशन का पता करना है और अगर वो लोकेशन मिल जाए तो तुम्हें उन्हें अपने बातों में उलझा कर रखना है। इस किडनैपर का नाम है गोडसे और यही हमारी कहानी का मेन किरदार भी है। यहाँ शुरुआत में गोडसे की नंदिनी नाम के एक ऑफिसर से बात शुरू होती है, लेकिन गोडसे उससे बात करने से इनकार कर देता है और साथ ही साथ वो यहाँ पर अपने पहले विक्टिम एसपी समीर को सामने लाता है। फिर गोडसे उस पर गन तान देता है और उससे वो मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर वैशाली पहुंच जाती है और गोडसे को एसपी समीर को हर्ट ना करने के लिए कहती है। साथ ही वो गोडसे से उसकी डिमांड के बारे में पूछती है। वैशाली को लगता है कि वो उनसे पैसों की डिमांड करेगा और बस ये केस यहीं पर खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर गोडसे उसे इंडस्ट्रियल मिनिस्टर फैनी कुमार को उसके सामने लाने के लिए कहता है। वैशाली पहले तो इसके लिए मना करती है, पर गोडसे नहीं मानता और सिर्फ 1 घंटे का ही वक्त देता है। फिर वैशाली को ना चाहते हुए भी गोडसे की डिमांड पूरी करनी पड़ती है, वरना वो एसपी को मार डालेगा और वो ऐसा रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहती। इसलिए कुछ समय के बाद फैनी कुमार को वहाँ पर बुलाया जाता है। फैनी कुमार भी यहाँ पर बड़े ही तैयारी के साथ आता है और गोडसे को कैसे फेस करना है ये उसने सोच लिया था। वो सोचता है कि वो गोडसे के सवालों का जवाब बहुत ही अच्छी तरीके से देगा, लेकिन जब गोडसे को फैनी कुमार के सामने लाया जाता है तो गोडसे उसे उसके सभी बिजनेस के डिटेल्स पूछता है। अब फैनी कुमार यहाँ पर इस सवाल के लिए पहले से ही तैयार था और वो उसे अभी अपने 16 बिजनेस के बारे में बता देता है। फिर वो गोडसे को बताता है कि मैं इन सभी बिजनेस के जरिए लोगों को काम देता हूँ, लेकिन गोडसे को पता है कि यह आदमी झूठ बोल रहा है और उसने वैशाली को पहले ही बता दिया था कि वो कोई झूठ नहीं सुनना चाहता। फिर वो फैनी कुमार को सच बोलने के लिए कहता है, जिससे कि फैनी कुमार घबरा जाता है और वो यहाँ पर रिवील करता है कि मेरे सभी बिजनेस असल में शेल बिजनेस है, जिसका मतलब यह है कि वो सभी बिजनेस सिर्फ नाम के लिए होते हैं, जबकि फिजिकली वहाँ पर कुछ भी नहीं होता।
अब ये बात सुनकर गोडसे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो एसपी को गन से शूट कर देता है। साथ में वो यहाँ पर कॉल भी कट कर देता है। यहाँ पर वैशाली को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि गोडसे ऐसा भी कुछ कर सकता है। वो वहाँ से उठकर जाने लगती है क्योंकि उससे ऐसा लग रहा था क्योंकि उसके सीनियर्स ने इस बार भी उसके साथ कुछ न कुछ छुपाया है। फिर वो अपने दिमाग को शांत करती है और गोडसे के बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगती है। उसके बाद जल्दी उसे गोडसे की रियल आइडेंटिटी के बारे में पता चल जाता है। गोडसे असल में लंदन बेस्ड बिजनेसमैन है जिसका रियल नाम है विश्वनाथ। अब यहाँ इस तरफ एक ऑफिसर गोडसे से बात करने का सोचता है जिसका नाम होता है आनंद कुमार। वो यहाँ पर गोडसे को धमकी देकर सरेंडर होने के लिए कहता है, लेकिन गोडसे उसके साथ बात करने के लिए तैयार नहीं था। वो सिर्फ वैशाली से ही बात करना चाहता था। अब जब ये बात वैशाली को पता चलती है तब वो गोडसे से पूछती है कि आखिर तुम मुझसे ही बात करना क्यों चाहते हो। अब गोडसे उसे इसके पीछे का कारण बताने के लिए तैयार तो हो जाता है, लेकिन इससे पहले वो एमपी अजय सारथी को उसके सामने पेश करने के लिए कहता है। अब ना चाहते हुए भी वैशाली को फिर से गोडसे की डिमांड पूरी करनी पड़ती है और वो अजय सारथी को उसके सामने पेश करती है। इस बार गोडसे अजय सारथी को शालिनी के बारे में पूछता है और कहता है कि तुमने शालिनी को क्यों मरवाया, लेकिन अजय सारथी अपने ऊपर लगे इल्जामों को मना कर देता है। फिर गोडसे वैशाली से शालिनी के बारे में पूछता है, लेकिन यहाँ पर वैशाली तो किसी भी शालिनी नाम की महिला को नहीं जानती थी। तभी यहाँ पर गोडसे रिवील करता है कि वैशाली ने कुछ समय पहले एक प्रेग्नेंट महिला के हॉस्टेज वाले केस को संभाला था जहाँ उस महिला का नाम शालिनी था और वो गोडसे की वाइफ थी। अब वैशाली गोडसे की बातें सुनकर हैरान हो जाती है क्योंकि वो बहुत दिनों से शालिनी की मौत से सहमी हुई थी और जब उसे ये पता चलता है कि वो गोडसे की पत्नी है तो वो गोडसे से उसकी कहानी के बारे में पूछती है। तो गोडसे यहाँ पर नेक्स्ट विक्टिम को उसके सामने लाता है और ये वही व्यक्ति है जिसने उसकी पत्नी का गला काटा था। गोडसे उसे बताता है कि इसी व्यक्ति ने एमपी के कहने पर ही मेरी पत्नी को मार डाला। अब सभी लोगों के सामने सच लाने के बाद वो उस आदमी को मार देता है। गोडसे अब अपनी नेक्स्ट डिमांड करता है। वो वैशाली को मीडिया वरुण पुण्यमूर्ति, रिटायर्ड चीफ ऑफिसर आनंद किशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर लक्ष्मी नारायण को उसके सामने पेश करने के लिए कहता है। अब गोडसे की इस डिमांड को भी मान लिया जाता है, लेकिन उन सभी लोगों को पहले से गोडसे की कहानी बता दी जाती है, जहाँ पर हमें भी पता चलता है कि गोडसे एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हुआ करता था। वो यहाँ लंदन से इंडिया आता है, तब उसकी मुलाकात अजय सारथी और फैनी कुमार से होती है। वो लोग गोडसे को उनके बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए पूछते हैं। अब गोडसे को भी ये प्रपोजल बढ़िया लगता है और वो जल्दी से बैंक से लोन पास भी करा देता है, लेकिन जल्दी ही यहाँ पर न्यूज मिलती है कि गोडसे उन पैसों को लेकर भाग गया। यहाँ पर मीडिया आनंद किशन गोडसे को समझाते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारी चोरी करने में हम सबकी क्या गलती। फिर गोडसे हंसते हुए कहता है कि आपने अभी तक मेरे बारे में जो भी सुना वो बिल्कुल भी गलत था। और यहाँ पर गोडसे उन्हें अपनी असली कहानी बताना शुरू करता है कि क्यों उसने अजय सारथी और फैनी कुमार के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। गोडसे बताता है कि वो अपने गांव वापस आया था जहाँ पर उसके दोस्तों ने रियूनियन रखा था। गोडसे काफी दिनों के बाद अपने पुराने दोस्तों से मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर रियूनियन के दौरान कुछ खतरनाक चीजें होती है जिसमें कि उसके बचपन के दोस्त राजाराम ने खुद की जान ले ली थी और उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसने अच्छी खासी इंजीनियर की पढ़ाई की थी, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया और वो ना चाहते हुए भी उसे वेंडर का काम करना पड़ रहा था। उसे ढंग की नौकरी ना मिलने की वजह से वो मर गया। अब गोडसे को जब राजाराम की कहानी के बारे में पता चलता है तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, लेकिन साथ ही साथ वो यहाँ पर ये भी डिसाइड करता है कि वो अपने बिजनेस को इंडिया में भी खोलेगा, जिससे कि वो राजाराम जैसे टैलेंटेड लोगों को नौकरी दे सके और उनकी मदद कर सके। अब यहाँ पर गोडसे की सोच तो अच्छी थी, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट करना बहुत ही मुश्किल था। फिर वो लंदन चला जाता है और इंडिया में बिजनेस खोलने के बाद वो अपनी पत्नी शालिनी को बताता है। इसमें शालिनी भी उसे सपोर्ट करती है, इसलिए गोडसे शालिनी के साथ वापस इंडिया आ जाता है। इंडिया में आते ही वो एक नया बिजनेस शुरू कर देता है, जहां वो राजाराम की मां के हाथों इस शुभ काम की शुरुआत कर देता है। वहीं पर गोडसे की मुलाकात अजय सारथी से होती है। अजय सारथी चाहता था कि गोडसे उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करे और इस बार गोडसे मान भी जाता है, लेकिन जब गोडसे अपने कुछ दोस्तों के साथ अजय सारथी के बिजनेस की जांच करता है तब उसे पता चलता है कि अजय सारथी के सारे बिजनेस शेल बिजनेस है, यानी कि वो सभी बिजनेस सिर्फ नाम के बिजनेस है, वहाँ पर कोई भी काम नहीं चल रहा होता। इसलिए गोडसे अजय सारथी के बिजनेस में इन्वेस्ट करने से मना कर देता है, लेकिन ये बात अजय सारथी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अरे भाई मतलब कमाल है, उससे इन्वेस्ट नहीं करना है तो नहीं करना है, जबरदस्ती किस बात की।
खैर कुछ समय के बाद अजय सारथी गोडसे के बिजनेस में रुकावटें डालना शुरू कर देता है और फिर बढ़ती हुई मुसीबतों को देखने के बाद गोडसे के पास अब फैनी कुमार से मिलने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं बचता। वो उसे मदद की गुहार लगाता है लेकिन यहाँ पर भी उसे कोई भी मदद नहीं मिलती, जिसके बाद वो सीएम से मदद मांगने के लिए जाता है। लेकिन यहाँ पर सीएम तो खुद ही उसे बर्बाद करने पर तुला हुआ था। लेकिन बात तो तब बढ़ जाती है जब उसके भेजे हुए गुंडे गोडसे की कंपनी को जला देते हैं। अब गोडसे इन सभी चीजों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। उसके पास यहाँ पर कुछ भी नहीं बचता तो उसके दोस्त उसे लंदन चले जाने के लिए कहते हैं। लेकिन गोडसे मुसीबतों से भागने वाला इंसान नहीं था। वो इंडिया में ही रहकर सभी करप्ट लोगों के राज खोलने का डिसाइड करता है। फिर गोडसे जल्दी ही अपने हैकर फ्रेंड की मदद से उन सभी करप्ट लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेता है। और जब वो अपने सभी दोस्तों के साथ मिलकर गवर्नर से मिलने के लिए जा रहा होता है कि तभी अचानक उन पर सीएम द्वारा हमला किया जाता है। उस एक्सीडेंट में गोडसे तो बच जाता है लेकिन उसके सभी दोस्त मारे जाते हैं। अब यहाँ पर गोडसे अपने सभी दोस्तों के गम से निकला भी नहीं था कि तभी उसे अपनी वाइफ शालिनी के बारे में पता चलता है कि उसका भी गला काटकर उसे मार दिया गया है और उसकी वाइफ के मरने के पीछे उन्हीं लोगों का हाथ है। अब यहाँ पर हम प्रेजेंट टाइम में वापस आते हैं जहाँ पर गोडसे की कहानी सुनने के बाद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी गोडसे मीडिया पुण्यमूर्ति से पूछने लगता है कि आपके न्यूज चैनल पर मेरे दोस्तों के और वाइफ के बारे में क्यों नहीं बताया गया। मीडिया पुण्यमूर्ति बताता है कि वो सीएम के खिलाफ जाने का सोच भी नहीं सकते क्योंकि उनके चैनल को सीएम ही फंडिंग करते हैं, यानी कि वो सभी चैनल सीएम के कंट्रोल में थे। अब गोडसे यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो सभी करप्ट पॉलिटिशियन की पोल खोल देता है जिससे कि देश के सभी लोग लाइव देख रहे थे। तभी यहाँ पर इस कॉल के जरिए गोडसे की लोकेशन के बारे में पता चल जाता है और आनंद कुमार के इशारे पर उस पूरे एरिया को ही ब्लास्ट कर दिया जाता है जहाँ पर गोडसे खुद और उसने सभी विक्टिमों को कैद किया था। उस जगह को उड़ा दिया जाता है और सभी लोगों को यही लगता है कि गोडसे मारा गया। लेकिन दोस्तों ये कहानी यहीं पर एंड नहीं होती। तभी यहाँ पर वैशाली को पता चलता है कि गोडसे ने कुछ समय पहले ड्रोन्स का ऑर्डर दिया था, लेकिन वो ड्रोन्स का क्या करने वाला था ये किसी को भी पता नहीं था। उसके बाद हम देखते हैं गोडसे को जो कि ड्रोन की मदद से सीएम के घर पहुंच जाता है। वहां पर घुसकर वो उसे रोकने वाले सभी लोगों को मार डालता है। फिर वो सीएम के पास जाता है और उसे देखकर सभी पॉलिटिशियन बहुत ज्यादा हैरान थे क्योंकि इन सभी लोगों को तो यही लग रहा था कि गोडसे तो मारा जा चुका है, लेकिन गोडसे ने उन्हें चकमा देकर वो बच गया था। तभी यहाँ पर गोडसे अपने शरीर पर लगे हुए बॉम्ब्स को दिखाता है जिसे वो कुछ ही समय के बाद एक बटन दबाकर वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देता है और यहाँ पर गोडसे के साथ साथ उन सभी करप्ट पॉलिटिशियन की भी मौत हो जाती है। वही इस हादसे के बाद वैशाली को भी इस केस के रिलेटेड एविडेंस मिल जाते हैं जिसमें सभी करप्ट पॉलिटिशियन की करप्ट एक्टिविटीज को स्टोर किया गया था। फिर वैशाली उस एविडेंस को सेफली गवर्नर्स के पास पहुंचा देती है और दोस्तों यहीं पर ये कहानी एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही और अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।